नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपनी चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज से हम जीके जीएस की एक स्पेशल सीरीज प्रारंभ करने चल रहे हैं और ये स्पेशल सीरीज सभी एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सभी इस क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे और इस जो आपकी सीरीज रहेगी ये आपके रेगुलर वे में चलने वाली है और इस सीरीज के बारे में क्या स्पेशल बातें हैं ये आपको वीडियो के बीच में बता दी जाएंगी। चलिए सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका इतिहास का है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोबिंद? तो दोस्तों याद रखेंगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुरु जो रामदास थे, जो सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं। आपको पता नहीं चाहिए कि सिख में कितने गुरु हैं। सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं, जिसके आपके चौथे गुरु थे गुरु रामदास। और इन्होंने ही दोस्तों इन्होंने अकबर ने इन्हें कुछ जमीन दी थी आपके लगभग 500 बीघा की जमीन दोस्तों किसने दी थी? आपके अकबर ने इन्हें दान में दी थी। किसने? अकबर ने इन्हें दान में दी थी और उन्होंने इसी भूमि पर आपके रामदासपुर या फिर चक्रगुरु नामक नगर की स्थापना की थी और कालांतर में जाकर इसी आपके रामदासपुर को ही अमृतसर शहर के बन गया। तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो गुरु रामदास जी ने की थी। ये बातें आपको बिल्कुल आसानी के साथ पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अमृतसर की बात करेंगे तो अमृतसर में जो है दोस्तों अमृतसर की बात करेंगे तो अमृतसर में ही आपके सिख हैं, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर गुरुद्वारा जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, जिसे कहते हैं स्वर्ण मंदिर, वो भी आपके अमृतसर में ही स्थित है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और सिखों के बारे में पता होना चाहिए। सिखों में कुल 10 गुरु थे, इसके चौथे गुरु रामदास साहब थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय है किसको जाता है? जो सिख थे इनको एक लड़ाकू और समुदाय में आपकी परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है? गुरु हरगोबिंद सिंह को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु अर्जुन देव को या फिर गुरु तेग बहादुर की? आपसे पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुरु हरगोबिंद सिंह जी को यह श्रेय दिया जाता है कि सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का। दोस्तों सिखों के एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में आपके परिवर्तित करने का श्रेय तो आप जानेंगे हरगोबिंद सिंह जी को दिया जाता है। लेकिन गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने दोस्तों अकाल तख्त की स्थापना की थी। आपको बताना चाहिए अकाल तख्त, जो अकाल तख्त था, अकाल तख्त का निर्माण उन्होंने किया था और यह ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया था। अकाल तख्त या फिर इसे कहा जाता है कि ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो आपके गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ही कराया था और ये सिखों के 6वें गुरु थे। ये भी बातें आपको पता होना चाहिए। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? जो ताजमहल है दोस्तों आपके आगरा में है, आपको पता होना चाहिए। आगरा में है और जो यूनेस्को की विश्व विरासत, ये आगरा में है और जो यूनेस्को कि विश्व विरासत में आपके भारत की कुल 38 स्थल शामिल हैं, उसमें जो प्रथम 4 शामिल किए गए थे उसमें एक आपके ताजमहल भी है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण आपके शाहजहां ने कराया था। आपको पता होना चाहिए इस बात को। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके जो शाहजहां साहब थे इन्होंने की एक प्रिय पत्नी थी आपके मुमताज महल, उन्हीं की याद में दोस्तों ये उनका मकबरा भी था ताजमहल, उसकी आपकी क्या उसको निर्माण कराया था। और ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे कि उस्ताद अहमद लाहौरी सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता कि उसका मुख्य निर्माता या फिर प्रधान मिस्त्री कौन था, तो उस्ताद ईसा सही उत्तर होता। उस्ताद ईसा आपके इसका मुख्य निर्माता था, मुख्य आपका मिस्त्री था। लेकिन अगर पूछे कि वास्तुकार कौन था डिजाइन करने का, तो आपके उस्ताद अहमद लाहौरी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है इसका निर्माण आपके गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को दोस्तों भारत की प्रथम मस्जिद भी कही जाती है। ये बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। दोस्तों गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो इसका शासनकाल के 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी के बीच में लगभग 4 वर्षों का रहा है और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों जो आपकी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसकी दोस्तों आपकी जो निर्माण कार्य आपके 1192 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1192 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों आपके इल्तुतमिश इसका उत्तराधिकारी बनता है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो इन्होंने आपके 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। ये भी बातें पता होनी चाहिए। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण जो है दोस्तों रामायण जिसको आपके वाल्मीकि जी ने लिखा है संस्कृत भाषा में, उसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल बदायूनी अब्दुल लतीफ या फिर ईश्वरदास किसने किया था? ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बदायूनी जो था इसने अकबर के ही कहने पर दोस्तों के अकबर जो है अकबर इनकी कहानी पर दोस्तों आपके रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस कार्य को दोस्तों पूर्ण कराने में आपको 4 वर्षों का समय लगा था। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का समय लग गया था इसको पूरा करने में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया उसका नाम है आपका फिरोज शाह तुगलक सही उत्तर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुगलक वंश का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा है। दोस्तों तुगलक वंश की बात करेंगे
तुगलक वंश की बात करेंगे तो इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और दिल्ली जो सल्तनत है दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत है उस पर कुल पाँच दोस्तों वंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। तो उसमें कुल आपके साथ कितने वंशों ने 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें दोस्तों प्रथम का गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश, पांचवा था लोधी वंश। तो उसी में ये तुगलक वंश था। अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों बात करेंगे तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों भारत का दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन इसकी कई सारी योजनाएं विफल हो गई थी। और बलबन की बात करेंगे तो दोस्तों इसे बलबन की बात करें इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी और गुलाम वंश का एक प्रसिद्ध शासक रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा कि हमारे जो क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री और जियोग्राफी संबंधित है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पेशल महामैराथन क्लास की। तो इस स्पेशल महामैराथन क्लास के बारे में जान लेंगे दोस्तों। ये क्लासें आपकी स्टार्ट होने वाली है और ये क्लासें आपके बहुत छोटा सेशन रहेगा, लगभग 10 से 15 मिनट का, लगभग 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके कर दिए जाएंगे। और इसमें आपके हिस्ट्री और जियोग्राफी ही नहीं, जो भी सेशन आपका आएगा, कभी कभी हिस्ट्री जियोग्राफी, कभी साइंस पॉलिटी, इस प्रकार करके आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे और ये आपके रेगुलर वे में चलने वाली है। दोस्तों इस सीरीज के बारे में जान लीजिए कि सोमवार मंगलवार को चलेगी, लेकिन बुधवार को ये बंद रहेगी, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार को चलेगी, फिर शनिवार और रविवार को बंद रहेगी। और 3 दिन जो आपके यहाँ पर बच रहे हैं उस दिन जो क्लासें आएंगी उस दिन भी मैं यहाँ पर क्लासें लाने वाला हूँ, और वो कौन सी क्लासें रहेंगी जल्द से जल्द आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो 3 दिन ये क्लासें बंद रहेंगी, 4 दिन ये क्लासें आएंगी। किस दिन? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को नहीं, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को। ये 4 दिन क्लासें रहेंगी और ये 4 दिन की क्लासों को आपको दोस्तों ज्वाइन करना है और रोज इस क्लासों को लेते रहना है। 15 मिनट की क्लासें हैं, मुझे लगता नहीं कि आपको 15 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, तो 15 मिनट की क्लासें आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो डिटेल में आंसर आपको बताए जा रहे हैं, उसको आपको लिखकर याद कर लेना है। चलो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश से लगती हैं। तो दोस्तों आपके इस प्रकार से जो आपका भारत है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ थोड़े से इसमें। इस प्रकार से मान लीजिए आपका भारत है, इसमें दोस्तों आपका ये तो आपका उत्तर वाला भाग है और ये पश्चिम वाला भाग है और ये दोस्तों आपके पूर्व वाला भाग है। तो भारत के उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या दोस्तों आपकी पाकिस्तान है। यहाँ पर दोस्तों का है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है। अगर उत्तर पूर्व पूछता तो आपके कई सारे देश हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर चीन है, नेपाल है, भूटान है। मैं आपके अगर पूछता कि दोस्तों उत्तर पूर्व में आपको तो म्यांमार भी सही उत्तर हो जाता। अगर दोस्तों आपके दक्षिण में पूछता तो दक्षिण में दोस्तों आपका यहाँ पर श्रीलंका है। और दोस्तों आपके अगर दक्षिण पूर्व में पूछता तो श्रीलंका, दक्षिण पश्चिम में पूछता तो आपका मालदीव है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसके आंसर कर लेते, लेकिन यहाँ पर उत्तर पश्चिम पूछा गया तो उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है दोस्तों? पाकिस्तान है। कौन सा आपका? पाकिस्तान है। डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यांमार की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व में है, श्रीलंका की बात करेंगे तो दक्षिण में है, बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये भी उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। दोस्तों म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार से भारत को आपकी रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। ये बातें आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए। और भारत के 5 स्टेट यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों? भारत से सीमा साझा करते हैं। पहले 4 थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख दोनों को जोड़ लिया जाएगा। लद्दाख भी क्योंकि भारत से अलग कर दिया गया यूनियन टेरिटरी में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो जो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप यहाँ पर आपके निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप या फिर मिनी का, किसमें ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों याद रखिए कि आपके अंडमान द्वीप समूह के समीप स्थित आपके बैरन द्वीप, ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपके भारत में 2 प्रकार की ज्वालामुखी है, एक है नारकोंडम, एक नारकोंडम भी है। तो जो नारकोंडम ज्वालामुखी है दोस्तों वो आपके सुसुप्त ज्वालामुखी है, वो भी आपके अंडमान द्वीप समूह पर है। और ये भी बैरन द्वीप, ये आपकी सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अंडमान द्वीप समूह की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार पूरा है और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर वहाँ पर 3 जो द्वीप थे उनका नाम बदल दिया गया है। और उसमें जो नील द्वीप था उसका नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। उसमें जो हैवलॉक द्वीप था उसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। और दोस्तों उसमें एक रॉस द्वीप था जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है। तो इस प्रकार की बातें आपको करंट में है, इसको पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी राजधानी पे कावारत्ती है, ये भी पता होना चाहिए। और लक्षद्वीप का ही दोस्तों एक द्वीप आपका मिनी कॉय भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है, पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सियाचिन ग्लेशियर को भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। जो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में या फिर पाकिस्तान में? ये आपसे पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमके होमवर्क में देंगे और जब नेक्स्ट सेशन आएगा तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों कि डक्कन पैसेज, इसे कहते हैं डक्कन पास भी कहते हैं। डक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? अंडमान व निकोबार की स्थित? बिल्कुल नहीं, अंडमान निकोबार को तो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, आपको पता होना चाहिए, 10 डिग्री चैनल है। दक्षिण व लिटिल अंडमान, दक्षिण व लिटिल अंडमान,
बिल्कुल दोस्तों, यही से उत्तर हो जाएगा, यही से उत्तर हो जाएगा। जो दक्षिण और लिटिल अंडमान है, इन्हीं के बीच में ढक्कन पैसेज है। उत्तरी व मध्य अंडमान बिल्कुल नहीं, उत्तरी व दक्षिणी अंडमान बिल्कुल नहीं। तो आपका दक्षिणी व लिटिल अंडमान, दक्षिण व लिटिल अंडमान के बीच में आपका ढक्कन पैसेज है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। जो अरुण ग्रह है, इसकी खोज किसने की थी। सर आइजैक न्यूटन ने, विलियम हेनरी फॉक्स टैलबॉट ने, विलियम हर्टल ने, या फिर निकोलस कॉपरनिकस ने। और दोस्तों ये हो जाएगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो सेशन रहता है लगभग आपके 10 से 12 मिनट का, 15 मिनट का सेशन रहेगा, और इसमें आपके लगभग 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो आज भी लगभग आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं, और आज के जितने क्वेश्चन थे हिस्ट्री और जियोग्राफी से संबंधित थे, हिस्ट्री और जियोग्राफी से संबंधित थे। अब आपकी हिस्ट्री जियोग्राफी का लगभग 5 सेशन चलेगा, उसके बाद उसमें पर विषय बदल कर मैं आपकी साइंस और पॉलिटी भी एक साथ में चला दूंगा। देखिए अरुण ग्रह की बात करेंगे दोस्तों, तो अरुण ग्रह दोस्तों आपके अरुण ग्रह की खोज पहले देख लीजिए। तो अरुण ग्रह की खोज की थी, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विलियम हर्टल। विलियम हर्टल ने 1781 ईस्वी में 1781 ईस्वी में आपके अरुण ग्रह की खोज की थी। और दोस्तों अरुण की बात करेंगे तो इसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। और बात करेंगे अरुण ग्रह की, तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है आपका? अरुण है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अरुण ग्रह के चारों दोस्तों 9 वलय हैं। कितने हैं दोस्तों? इसके चारों ओर आपके 9 वलय हैं। और 9 वलय कौन से? आपके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं आपके इप्सिलॉन, इसी प्रकार के दोस्तों आपके 9 वलय हैं। आपको ये पता होना चाहिए अरुण ग्रह की। और खोज किसने की थी? तो विलियम हर्टल ने 1781 में। यूरेनस इंग्लिश में कहते हैं सबसे बड़ा ग्रह है आपके तीसरे नंबर पर। प्रथम पर दोस्तों आपको पता है बृहस्पति है, और दूसरे पर आपका क्या दोस्तों? दूसरे पर आपका शनि है। ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। बात करेंगे आपके सौरमंडल की, तो सौरमंडल कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, क्योंकि आपके पहले 9 थे, लेकिन नियम को उसमें से प्लूटो जो है इसको हटा दिया गया है। किसके लिए हटा गया ये सब आपको भली बात पता है, यहाँ पर बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। और दोस्तों बात करेंगे आपके सौरमंडल की, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रह किसके पास है? तो लगभग दोस्तों बृहस्पति के पास 79 है, सबसे ज्यादा ग्रह उसी के पास है। ये बातें पता होनी चाहिए। और शनि के पास 69 है। चलो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सेशन समाप्त करने से पहले कि मैं आपको बताया कि 4 दिन आपकी कौन सी क्लास चलेंगी। 4 दिन आपकी ये क्लासेस चलेंगी हिस्ट्री, और मतलब ये जो आपका सेशन में चला हुई है। और उसमें जो 3 दिन दोस्तों बचते हैं, उसमें 3 दिन में दोस्तों आपकी ये क्लास चलेगी साइंस वाली। इसकी दोस्तों 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। इसके लिए मैंने एक क्लास को रोक दी थी, लेकिन अब ये क्लास फिर से प्रारंभ करने चल रहा हूँ। और आपकी ये जो 3 दिन बचते हैं, सोमवार और मंगलवार को तो आपकी ये क्लासें रहेंगी। फिर आपके जो बुधवार है उसको आपकी साइंस वाली क्लास आ जाएगी। फिर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दोस्तों आप वो वाली क्लास लीजिए। बृहस्पति और शुक्रवार को दोस्तों आप ये वाली क्लास लीजिए। उसके बाद शनिवार और रविवार को दोस्तों फिर से साइंस वाली क्लास आ जाएंगी। तो 4 दिनों 3 दिन ये क्लासें आपकी बहुत अच्छी क्लासें हैं। और बीच बीच में जो अतिरिक्त क्लासें आती हैं वो तो आपकी आती ही रहेंगी। तो दोस्तों इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर वो साइंस वाली जो बैच है आपकी साइंस वाली, उसकी तीनों क्लास को देख लीजिए। क्योंकि अभी जब आपको कल से जब इसकी आपके कल से नहीं, सोमवार मंगलवार बुधवार को जब एक क्लासें आए, तो आपकी वो 3 क्लास आप पोर्ट कर लेंगे, तो आपको वहाँ से आपकी नई क्लास चल जाएगी। तो उसको आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए। तो वो क्लासें और ये क्लास दोनों चलने वाली हैं। और एक क्लासों के बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा कि यहाँ पर आपके स्पेशल तरीके से क्लासेस चल रही हैं, आप लोग भी आकर अब से ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे एक बार फिर से लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होंगे मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।